नमस्कार। न्याय को विभिन्न दार्शनिकों और विधि विशेषज्ञों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन न्याय का साधारण भाषा में अर्थ है लोगों से उचित व्यवहार। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्याय के लिए न्याय का विस्तार एक आवश्यक तत्व है। जब न्याय का विस्तार नहीं होगा तो उस लोकतांत्रिक देश की विधायिका और कार्यपालिका स्वच्छंदता की ओर बढ़ जाएंगी। इसलिए न्याय का विस्तार नितांत आवश्यक है ताकि कार्यपालिका और विधायिका निरंकुश होकर लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की ओर न बढ़ सके। न्याय आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। न्याय सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देश की अदालतें न्याय का विस्तार करने वाला ढांचा न तो बंद है और न ही चालू है। विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों एवं विशेषज्ञों की राय के अनुसार कोविड-19 कोरोना वायरस का कहर इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है और हमें इस कोरोना वायरस के आतंक के साथ जीने की आदत डालनी होगी। अब इस कोविड-19 में न्यायालयों का यह भी उत्तरदायित्व है, चूंकि वह अपनी गरिमा और अपने न्याय के लिए जानी जाती हैं, अतः वह किसी भी परिस्थितियों में कोरोना वायरस के संक्रमण का केंद्र न बन जाएं। इसी बात से चिंतित भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में प्रदत्त न्याय के अधिकार के परिवर्तन के लिए 6 अप्रैल 2020 को एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यह चिंता थी कि इस देश में न्याय का विस्तार का कार्य न रुके, कोई व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं हो और दूसरी तरफ न्यायालयों के अंदर कक्षीकार, अधिवक्ताओं, न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक कर्मचारी तथा इसके साथ साथ मीडिया कर्मियों की अत्यधिक कम संख्या में उपस्थिति हो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जा सके। उस सोशल डिस्टेंसिंग जिसे अब एक नया शब्द दिया गया है, देह से देह की दूरी को बनाए रखा जा सके। इसी बात को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस आदेश में खुद के द्वारा ही महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रफुल्ल देसाई केस में पारित उस निर्णय को आधार बनाया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभिग्रहित साक्ष्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य को अभिलिखित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस 6 अप्रैल 2020 को देश के मुख्य न्यायाधिपति ने अपने सहभागी न्यायाधिपतियों के साथ पारित आदेश के अंदर यह सुनिश्चित करने की और अपना संकेत व्यक्त किया है कि अब कोरोना वायरस के आतंक के दौरान भी न्यायालयों में न्याय की प्रक्रिया का पहिया न थमे। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के उच्च न्यायालयों को ये निर्देश दिए हैं कि वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और देश की जिला अदालतों, विचारण न्यायालयों में विचारण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए और उसे अब भौतिक न्यायालयों के स्थान पर आभासित न्यायालयों के माध्यम से चालू रखने के लिए नियम बनाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जब तक देश के उच्च न्यायालय ये नियम नहीं बनाते हैं, उस समय तक भारत के विचारण न्यायालय, भारत के अपीलीय न्यायालय कुछ मामलों में प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचारण मामलों में अंतिम बहस सुन सकते हैं, वह अपीलीय मामलों में बहस सुन सकते हैं और यदि दोनों पक्षकार सहमत हैं तो साक्ष्य भी अभिलिखित की जा सकती है। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हर
आपदा से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आप देखिए कि आवश्यकता किस प्रकार से एक नए आविष्कार को जन्म देगी। भौतिक न्यायालयों का स्वरूप आभासिक न्यायालय ले लेंगे, लेकिन यह प्रयोग भारत के लिए तो नया होगा, लेकिन विकसित देशों द्वारा इसका प्रयोग पहले किया जाता रहा है। इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों ने 15-20 सालों से बहुत से मामलों के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को संचालित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए कोरोना वायरस के आतंक के दौरान इंग्लैंड और वेल्स के मुख्य न्यायाधिपति ने यह कहा कि न्यायिक प्रक्रिया, न्याय का विस्तार एक आवश्यक सेवा है, उसे बंद नहीं रखा जा सकता। ऐसी प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को चालू रखा जाए। मैं इस कार्य को एक बड़े परिवर्तन के रूप में देख रहा हूं। कल्पना कीजिए, कोरोना वायरस का संक्रमण तो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इस दौरान ली गई सीख से हम भौतिक न्यायालयों के स्थान पर आभासी न्यायालयों में आ जाएंगे, जिसमें न न्यायालयों की भीड़ भाड़ होगी, न कक्षीकार की आवश्यकता होगी, न अधिवक्ताओं के स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता भी कम हो जाएगी और एक अधिवक्ता अपने ऑफिस में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कक्षीकार के पक्ष में तर्क रख सकेगा, दृष्टांत प्रस्तुत कर सकेगा और दूर बैठे किसी साक्षी से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित कर सकेंगे। निश्चित तौर पर यह प्रक्रिया आने वाले भविष्य के लिए न्याय की गति को बढ़ा देगी। यदि यह परिकल्पना, यह प्रयोग सफल होता है तो निश्चित तौर पर जो हम कहते हैं ना कि देरी से मिले हुए न्याय का कोई अर्थ नहीं होता, मैं समझता हूं इस बात की भी अवधारणा बदल जाएगी और न्याय का पहिया इस गति से दौड़ेगा। ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे, न्यायालयों का स्वरूप बदल जाएगा और इस स्वरूप को बदलने के लिए हम सबको आपसी मंथन की आवश्यकता है। यह आपसी मंथन की आवश्यकता है विधिवेताओं को, हमारे अधिवक्ता समुदाय के अधिवक्ताओं को, कि हम इस भौतिक न्यायालय के स्थान पर आभासित न्यायालय की परिकल्पना पर बहुत गंभीरता से मंथन करें। आप देखिए, जैसे जैसे इसका परिवर्तन होगा, इसमें आने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप नए कानून बनेंगे, नए निर्णय आएंगे, जो हमें भविष्य के लिए नए दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। आइए इसी बात पर मंथन करते हैं और अपने इस वैचारिक मंथन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ऐसे आभासित न्यायालयों की स्थापना करते हैं जो कोरोना वायरस क्या भविष्य में आने वाली और अन्य आपदाओं के समय भी कभी न्याय का दरवाजा बंद न हो सके, कभी न्याय की गति कुंद न हो सके। धन्यवाद।